कुछ लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि व्हाट वाज द वे थ्रू विच वी रिकवर्ड, मैं और मेरी फैमिली। तो मैं आपको पहले तो सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूँगा कि एक मरीज़ जो इस सब हाल से गुज़रता है उस पे क्या क्या स्टेप वाइज सिम्टम्स आते हैं और आ जाएं तो क्या आपका रिएक्शन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईद पे कुछ गैदरिंग्स हुई हमारी फैमिली के दरमियान, जिसमें कुछ फैमिली मेम्बर्स ईद पे हमारे घर भी आए। मुझे भी 3 से 4 जगह पे दोस्तों के साथ जाना पड़ा। इसके अलावा मैं पिछले 2 महीने में घर से बाहर नहीं निकला था, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा कि कोई मिला तो इस वजह से हुआ। ये किसी नोट के थ्रू, किसी शॉपिंग बैग के थ्रू, किसी ग्रॉसरी आइटम के थ्रू आपके घर में आ सकता है और ये नज़र नहीं आता, तो आप किसी को भी ब्लेम करने के बजाय खुद एहतियात करें। सेकेंडली, मैंने फर्स्ट डे जब ये सिम्टम महसूस हुआ तो सबसे पहले मैंने पेट में दर्द महसूस की। मैंने इस चीज़ को नॉर्मली रिएक्ट किया। सेकेंडली, मेरा पेट ख़राब हो गया, जिसको आप डायरिया भी कह सकते हो। फिर जिस्म दर्द, उसके बाद बुखार तेज़ हो गया, फिर कभी उतरता था कभी चढ़ता था। इसके साथ मुझे ठंड भी लगती थी, सर्दी लगती थी, हालांकि गर्मी का मौसम है। ये 1 जून की बात है, तो ठंड लगती थी, मैंने पंखे के बगैर सोना शुरू कर दिया। पसीना आता था इंतहा का, बुखार उतर जाता था, लेकिन जिस्म ठंडा पड़ता था। 2 से 3 दिन गुजरे, मैंने पैनाडोल ली। 2 पैनाडोल मैं डेली ले रहा था, दिन में भी और रात को भी। बुखार तो उतर गया, लेकिन कमज़ोरी इस कदर थी कि मैं थोड़ा सा चलता था तो सांस फूल जाता था, ठंडे पसीने आते थे। मैं ये सब कुछ पढ़ चुका था कि ये सब सिम्टम्स जो हैं ये कोरोना के हैं, और पाकिस्तान में जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो बुखार से ही शुरू हो रहे हैं। ये भी मेरे इल्म में था कि मेरी गली में 3 से 4 लोग इस वक्त बुखार में मुब्तला हैं, तो आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि ये कोरोना ही है। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और ये दुआ करता था कि मेरे घर में से कोई भी इस चीज़ से इन्फेक्ट ना हो। एक किस्म का आइसोलेट कर लिया। लेकिन एक बात करता चलूं कि आइसोलेट कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। उसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे घर में 4 रूम हैं, हम 4 लोग हैं। 4 लोग 4 रूम में आइसोलेट तो हो गए, लेकिन बाथरूम सिर्फ 2 हैं। उस बाथरूम को हर दूसरा शख्स यूज़ भी करेगा, वहाँ पे छींकेगा भी, खांसेगा भी। एहतियातन तो कोशिश करेगा कि ना हो, लेकिन फिर भी अनकॉन्शियसली आपके हाथ कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ज़रूर टच होते हैं जहाँ पे दूसरे के भी हों और वायरस ट्रांसमिट हो जाए। तीसरे या चौथे दिन ऐसा हुआ कि मेरी वालदा का सेम सिम्टम आया। मिसाल के तौर पे उनको बुखार होना शुरू हो गया, जिस्म दर्द करना शुरू हो गया। मैं समझ गया कि काम ख़राब हो रहा है। 2 वो पहले ही सांस की मरीज़ हैं, तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि कहीं ये कोरोना ही ना हो। मैंने उनको पैनाडोल दी, उनको बताया कि क्या एहतियात की जाए, अपने आप को अलग रखें, मास्क का यूज़ करें। हम घर में रहते हुए मास्क का यूज़ कर रहे थे। वालिद साहब और छोटे भाई को एक अलग रूम में कर दिया गया, उनके लिए बाथरूम अलग कर दिया गया। खाने की प्लेट्स वो अपनी खुद धो रहे थे। डॉक्टर के पास मैं गया और उससे मैंने सारी बात की, शेयर की, सब कुछ बताया। अकेला ड्राइव करके गया ताकि कोई मेरे साथ इन्फेक्ट ना हो। डॉक्टर ने कहा कि आपको कोरोना का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही आइसोलेट हो जाएं, एहतियात करें, क्योंकि बाहर हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन मैंने एहतियात भी की। इस सब के बावजूद मेरी वालदा बीमार हो चुकी थी। अच्छा, मेरी जब वालदा बीमार हुई और मुझे ये समझ आ गई कि ये चीज़ ट्रांसमिट होना शुरू हो गया हमारे घर में ही, एहतियात के बावजूद, इवन दो हम मास्क भी यूज़ कर रहे थे, एवरीथिंग जो SOPs में है वो उसको बहुत हद तक ओबे कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये काम हो रहा था। तो मैं समझ गया था कि आने वाले वक्त में बाकी घर के अफराद को भी इस चीज़ से ख़तरा है, अगर ये कोरोना वायरस है तो इसकी तशख़ीस ज़रूरी है, इसका टेस्ट करवाना चाहिए। मैं 9 जून को 8 दिन इंतज़ार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नारोवाल में इसका टेस्ट सैंपल देने चला गया। स्वैब के थ्रू उन्होंने टेस्ट किया, और जो कि PCR टेस्ट होता है, उसके लिए उन्होंने मुझे 3 से 4 दिन का वेट का बोला।
दे सेड कि आपको मैसेज आ जाएगा, आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव। इतनी देर आप आइसोलेट रहें और एहतियात करें। तो मैंने ऐसा ही किया, आइसोलेट भी रहे, एहतियात भी की, लेकिन देखते ही देखते मेरा भाई भी इससे इन्फेक्ट हो गया। अब हम 4 लोग थे, 4 रूम में, एहतियात भी कर रहे थे, आइसोलेट भी थे, लेकिन ख़तरा ये था कि मेरे वालिद साहब जो कि दिल के मरीज़ हैं वो भी इससे इन्फेक्ट ना हो जाए। वालदा जो कि सांस की मरीज़ा हैं, थोड़े अरसे बाद वो बेहतर होना शुरू हो गए। मेरा भी बुखार उतर चुका था, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे सांस का मसला पेश आया। मतलब फर्स्ट डे मेरा सांस ख़राब होना शुरू हुआ। अच्छा, अब सांस के लिए कहा जाता है कि आप स्टीम लें, तो मैंने स्टीम ली, उसका कोई खातिर खा मुझे असर नहीं महसूस हुआ ऑनेस्टली। उसमें स्टीम लेने के प्रोसेस में कोई गलती थी या जो भी था, लेकिन मुझे उसका असर महसूस नहीं हुआ। उसके लिए कौन सी मैंने मेडिसिन ली, कौन सी एहतियात की, जिसकी वजह से मेरा सांस बेहतर हुआ। 3 दिन मैं मुसलसल सांस के आर्जे में मुब्तला रहा। बहुत मुश्किल थी। सांस का जो मसला है वो सबसे इसमें मुश्किल प्रोसेस है। अगर किसी को सांस का मसला हो जाता है तो वो सबसे क्रिटिकल चीज़ है। मैंने चेस्ट का एक्सरे भी करवाया, उसमें भी लंग्स इन्फेक्टेड थे, लेकिन थोड़े, उससे भी तसल्ली हुई। फिर मैंने 10 जून को, 11 जून को, 12 जून को वेट किया। जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था तो मैंने कॉल की। उन्होंने बोला कि आपका रिज़ल्ट डीसी ऑफिस को पहुंचा दिया जाएगा और वो आपसे रब्ता करेंगे। डीसी ऑफिस का भी वेट किया गया कि आज रब्ता करेंगे, कल रब्ता करेंगे, लेकिन मेरी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई और मुझे ख़तरा था कि मेरे घर में कोई और इससे इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि अगर ये कोरोना नहीं है तो फिर हम SOPs का ख्याल ना करें, मास्क ना लगाएं, घर में इजी माहौल रखें, ना कि आइसोलेट रहें। दो ये बहुत अच्छा था, लेकिन आइसोलेट होना कोई आम बात नहीं है हर वक्त घर में। तो इस सिलसिले में मैं श्योर होना चाहता था। खैर 14 जून को मैं चुगताई लैब पे गया और अपना ब्लड सैंपल दे दिया एंटीबॉडीज़ टेस्ट के लिए। अब एंटीबॉडीज़ टेस्ट का जिन लोगों को नहीं पता, जब कोरोना आप कोरोना से इन्फेक्ट होते हो तो उसके 1 से 2 हफ्ते के दौरान आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि कोरोना के वायरस के ख़िलाफ़ रिएक्ट करती हैं और इस सिलसिले में आपको रिकवर करती हैं। यही वजह होती है कि जब आप हेल्दी हो जाते हो तो आप अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो किसी और ऐसे शख्स को जो कि एंटीबॉडीज़ की कमी का शिकार होता है या उसकी एंटीबॉडीज़ नहीं बन पा रही होती हैं। खैर मैंने जब वो टेस्ट दिया, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 2 दिन बाद जब मैंने रिज़ल्ट रिसीव किया तो उसने मुझे हिला के रख दिया, क्योंकि जो चीज़ मैं गुमान कर रहा था, जिसके बारे में लोग मुझे कह रहे थे कि टाइफाइड है या नमूनिया है या ऐसी कोई भी वबा है जो कोरोना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग इस पे बिलीव नहीं कर रहे, वो कोरोना ही था। इस चीज़ ने मुझे मज़ीद परेशान किया। वालिद साहब को बिल्कुल अलहदा कर दिया, एहतियात भी की, लेकिन अब वो भी इस चीज़ से इन्फेक्ट हो चुके थे। उनको ज़ुकाम, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन, ये सब कुछ था। इस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किए रखा। अब मुझे रह के उन लोगों पे गुस्सा आ रहा था जो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, जिनके घरों में बुखार के मरीज़ हैं, वो 2 दिन में ठीक होते हैं और जाके अपना कामकाज शुरू कर देते हैं, और उन बेचारे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं जिन लोगों का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जो लोग मास्क भी पहन के आएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी ना किसी सूरत, चाहे वो अपने शॉपिंग बैग के थ्रू ही इन्फेक्ट होके घर में ये वायरस ले जाएं। तो मैंने ये समझा कि एक तो ये कुफरान नेमत होगा कि मैं सेहतयाब होने के बाद भी किसी को अच्छी बात ना बता सकूं, अपने एक्सपीरियंस की बात ना बता सकूं। ख़ासतौर पे वो लोग जो मुझे जानते हैं, जो मेरे फेसबुक पे ऐड हैं, वो मेरी बात का बिल्कुल यकीन करेंगे, और वो लोग जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं वो भी इस चीज़ को बिल्कुल मानेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं, और इस चीज़ से ये भी होगा कि जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं उनमें भी ये करेज पैदा होगा कि वो खुल के कह सकें कि हाँ मैं कोरोना इन्फेक्टेड हूँ, अब मैं सेहतयाब हूँ, और ये एहतियाती तदाबीर हैं, ना कि वो छुपते फिरें और किसी को बताएं ना कि जी गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब सिर्फ बातें हैं। ठीक है जी। अब बात आ जाती है कि मैंने क्योर कैसे किया, मेरी फैमिली ने क्योर कैसे किया, डिफरेंट एज ग्रुप्स में होते हुए, डिफरेंट हेल्थ
स्टेटस में होते हुए हम लोग सब के सब कैसे सिक्योर रहे, अपने आप को क्योर कर पाए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है। सेकेंडली कौन कौन सी मैंने मेडिसिन यूज़ की। जिन लोगों को यकीन नहीं कि कोरोना ही था, उनके लिए मैं कमेंट्स में नीचे उसकी तस्वीर जो रिपोर्ट है वो मैं पोस्ट करूँगा, वो देख सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी देख सकते हैं। सेकेंडली जो गवर्नमेंट का टेस्ट था उसकी 10 दिन रिपोर्ट नहीं आई, कल पता चला कि वो टेस्ट नेगेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। वो नेगेटिव किस वजह से है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्वैब सैंपल लेते हैं। सॉरी, उस वक्त अजान की वजह से वक्फा लेना पड़ा। अच्छा, बात करते हैं, अगर आपके घर में खुदा नास्ता कोई इस चीज़ से इन्फेक्ट हो जाए, उसको ये सब सिम्टम्स शो हों जो कि मैं बयान कर चुका हूँ, तो सबसे पहली बात कि घबराना नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है। उसको उस शख्स को आइसोलेट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी SOPs गवर्नमेंट बता रही है या डॉक्टर्स बता रहे हैं उनका ख्याल रखें। घर में रहते हुए भी मास्क का यूज़ करें। सेकेंडली ये चीज़ का बिल्कुल यकीन रखें कि एक घर में एक शख्स अगर इन्फेक्टेड है तो बाकी लोग भी महफूज नहीं हैं। बजाय कि बीमारी आप पे आके हमला करे, आप अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रखें कि आपको सिम्टम्स ही शो ना हो। उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि आप फलों का इस्तेमाल करें। जिन फलों का मैंने इस्तेमाल किया या मेरी फैमिली ने इस्तेमाल किया, उनमें तरबूज, आड़ू, आम, खुबानी, इसके अलावा जो येलो कलर के ज़्यादातर फल हैं वो बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं, क्योंकि उनमें विटामिन ए है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है आपकी। इसके अलावा जो आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें कैल्सी, CAC 1000 जिसको कहते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी पिक्चर और डिटेल्स भेज सकता हूँ। कैल्सी के अलावा आपको जिंक की ज़रूरत है। जिंक आपको इजीली अवेलेबल जो मार्केट में होगा वो है सर्बेक्स जी, जिसको सर्बेक्स जेड भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर इम्यूनिटी से रिलेटेड मेडिसिन की तरफ आएँ तो विटामिन D3 अगर इजीली अवेलेबल हो मार्केट में तो आप वो ले सकते हैं। नेचर्स बाउंटी कंपनी का है एक, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। उसके अलावा जिंक में भी नेचर्स बाउंटी कंपनी की अगर आपको अवेलेबल हो तो आप ले सकते हैं, वरना सर्बेक्सी बेस्ट है। जिंक और विटामिन C, इसके अलावा विटामिन A, जितने भी मल्टी विटामिन हैं वो सब आपको हेल्पफुल होंगे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो बी स्ट्रांग। इंशाल्लाह अगर ये वायरस आपके घर में आ भी जाता है या किसी को इन्फेक्ट करता है तो बाकी लोग अगर अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखेंगे, अच्छी फूड लेंगे, तो इंशाल्लाह ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। जो सिम्टम आपको शो हो उसी की मेडिसिन लें। ज़्यादा मेडिसिन भी आपकी इम्यूनिटी डाउन करती है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें जब तक डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब ना हो। बुखार हो तो पैनाडोल लें। इसके अलावा अगर आपका पेट ख़राब है या डायरिया है, ज़्यादा मोशन है, तो आप ORS निमकोल भी यूज़ कर सकते हैं साथ में, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तरबूज का यूज़ करें। और इसके अलावा अगर आपको मतलब डायरिया है तो इसमें आप ओमेप्राजोल, ये साल्ट नेम है, और वैसे नेक्सम 20 mg 40 mg जो भी आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं। मल्टी वाइटामिन्स तो मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं लेना है। कोरोना में ज़्यादातर एजोमैक्स बताई जा रही है जो कि मार्केट में इस वक्त शॉर्ट है, तो इसकी अल्टरनेटिव एस्टीमा मिल रही है। ये भी 500 mg है, 6 कैप्सूल्स हैं और पर डे आपको एक लेना है। पैनाडोल एक अडल्ट के लिए 2 हैं, एक वक्त में 2 ले गए, जिससे जिस्म दर्द और बुखार का आराम आ जाता है इंशाल्लाह। इसके अलावा जो भी मेडिसिन, मतलब कोई भी सिम्टम है उससे रिलेटेड मेडिसिन अगर कोई पूछना चाहे जो यूज़ करते रहे, ख़ास तौर पे चेस्ट के लिए, चेस्ट की अगर आपको इन्फेक्शन हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स का कब यूज़ करना है और कौन सी वाली का यूज़ करना है, और सेकेंडली सांस का, अगर आपको सांस मसला आ रहा है, सांस में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, वो भी आप डिटेल मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको नेम बता देता हूँ। टेबलेट का नेम है मोंटिका, ये 10 mg है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो जो शख्स इसकी डिटेल चाहे उसको पिक्चर या फिर उसकी डिटेल्स मैं सेंड भी कर सकता हूँ। मुझे आप
بالکل فرینکلی میسج بھی کر سکتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے گھر میں اگر 4 لوگ اس چیز سے انفیکٹ ہو کے ٹھیک ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہم نے ایسا کیا ہوگا کہ جو افیکٹو ہوگا. کیونکہ میں بھی ایک عام سا بندہ ہوں آپ کی طرح, مجھے بھی اتنی انفارمیشن نہیں تھی, لیکن اس دوران میں نے سب انفارمیشن اکٹھی بھی کی اور اس پہ عمل بھی کیا, اور ماشاءاللہ آج ہم سب صحت یاب ہیں. اور آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بالکل حفاظت سے رکھے. آپ جہاں بھی ہیں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.